हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुस्कान। तो ये हमारे क्लास 10th इतिहास के चैप्टर 1 को हम पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि अभी तक सीरीज़ में क्या चल रहा है। अभी एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 4 में क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें हमने 1830 की फ्रांस में एक और क्रांति हुई थी, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, जो बोर्बो राजवंश था उसको वापस लाने की बात की जा रही थी। और जो राजा चार्ल्स थे उन्होंने क्या करा था, निरंकुशवादी शासन व्यवस्था को वो अपनाना चाहते थे। और उनका बाद में क्या हुआ, लोगों ने विरोध किया। ये क्या थी आपकी 1830 की फ्रांस क्रांति थी। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था। ठीक है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम देखा, जिसमें यूनान क्या था आपका, उन्होंने बाद में, वो पहले क्या थे, ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे। देन बाद में उनको क्या है, अपनी राष्ट्र पहचान बनाने की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई। देन उन्होंने क्या करा, विद्रोह किया। देन उसके बाद वो अलग हो गए ओटोमन साम्राज्य से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जोल्फराइन को। जोल्फराइन क्या थी आपकी, एक सीमा शुल्क संघ था जो क्या करता था, सीमा शुल्क के नियम कानून को बना के रखता था। उसका काम ये था, वो बनाया गया था। उससे क्या फ़ायदे हुए थे उस वक़्त में, जो उदारवाद, आर्थिक उदारवाद की आपने सिचुएशन देखी थी, उसमें क्या-क्या फ़ायदा हुआ, वस्तुओं को आने-जाने में आसानी हो गई थी। लोगों को क्या है, कई राज्यों में जाने में जो टैक्सेस थे, उनके ऊपर उनको क्या है, छूट मिल गई थी। उन्हें बढ़ावा मिला था व्यापार करने में, उनका विकास हो रहा था। ठीक है, देन उसके बाद और फिर हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की स्वतंत्रता का क्या प्रोसेस था, तो उसमें हमने पहले देखा कि जो बेल्जियम है वो वियना कांग्रेस में क्या है, वियना कांग्रेस जो 1815 में संघ बैठी थी, संसद बैठी थी, उसमें क्या है, बेल्जियम को नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह किया 1830 में, और अंत में क्या हुआ, उनको स्वतंत्रता की मांग को मान लिया गया और बाद में वो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में बन गए। ठीक है, तो आज अभी ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें हम ब्रिटेन और बाल्कन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। 1848 की क्रांति, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। फ्रांस में 1848 की क्रांति, उसके बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी में 1848 की क्रांति और फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी उसके बारे में। जर्मनी का एकीकरण की शुरुआत किस तरीके से हुई उसके भी बारे में आगे जानेंगे। ओके, सो जो ये 1848 की जो क्रांति है, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ये आपकी कहाँ पे होगी, सिर्फ पूरे यूरोप की बात हो रही है यहाँ पर। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो पूरे यूरोप में 1848 में क्या हुआ, इसको रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्यों कहा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन फ्रांस में 1848 की क्रांति, तो ये स्पेसिफिक किसके बारे में होगी, सिर्फ फ्रांस के अंदर की क्रांति के बारे में। फिर उसके बाद जर्मनी के एकीकरण, तो वो तो जर्मनी में, और फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी उसके बारे में बात होगी, और जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ इसकी बात होगी। ठीक है, तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि नेपोलियन क्या है, उसका पतन हो गया है। उसके बाद पूरे यूरोप में वियना कांग्रेस बुलाई गई। फिर उसके बाद राजशाही व्यवस्था को फिर से लाने की भी कोशिश की गई। राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचार लोगों के मन से समाप्त नहीं हुए। फिर हमने देखा था, अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या देखा था, राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना किस तरीके से आई, उदारवाद के टाइप्स को पढ़ा था। धीरे धीरे पूरे यूरोप के लोग राजनीतिक अधिकार, संविधान, राष्ट्र एकता और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इन बढ़ती मांगों का सबसे बड़ा रूप 1848 की क्रांति में देखने को मिला। 1848 का वर्ष यूरोप के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है, इसे अक्सर क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है, ईयर ऑफ रिवोल्यूशंस भी कहा जाता है। ठीक है, 1848 को क्या कहा गया है, क्रांतियों का वर्ष। ठीक है, 1848 की क्रांति कैसे शुरू हुई इसके बारे में जानेंगे, ये वही वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर जानते हैं 1848 की एग्जैक्टली जानते हैं ये थी क्या। तो 1848 में यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया लगभग एक साथ विद्रोह और क्रांति हुई इनमें। ठीक है, इन क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहला निरंकुश राजशाही जो व्यवस्था है उसको सीमित करना, खत्म करना। सेकंड था संविधान की मांग करना, सभी चीजें क्या है, इक्वल हो, इक्वलिटी के साथ हो, सभी को फ्रीडम हो। ठीक है, जनता और राजनीतिक अधिकार को दिलाना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। ठीक है, इन आंदोलन में मुख्य मध्यम वर्ग, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, बुद्धिजीवी, व्यापारी और मजदूरों ने भी भूमिका निभाई। इन सभी वर्गों की समस्याएं अलग अलग थी, लेकिन उनकी एक समान इच्छा थी, ऐसी सरकार जो जनता की भागीदारी से चले। सभी में आप देखेंगे, सभी क्या हैं, अलग अलग वर्ग से आए हुए हैं, कोई मध्यम वर्ग से है, कोई उच्च वर्ग से भी आप देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी भी आए हुए हैं, मजदूर भी आए हैं, व्यापारी भी आए हैं। लेकिन आप एक चीज देखोगे, सभी की क्या है, ये मांग जो है ना, जो इच्छा है, वो किसके ऊपर है इस वक्त, की सरकार जो हो ना, जो जनता के साथ चले, जनता की माने, जनता को
इक्वल बिहेव करे उनके साथ, ठीक है। अगर वो कुछ गलत कर रही है सरकार, तो जनता क्या हो, वो लोग उसके प्रति जवाबदेही दें, ठीक है। यही कारण था कि 1848 की क्रांति यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, ठीक है। फ्रांस की 1848 की क्रांति के बारे में 1848 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई है? फ्रांस से हुई है, क्योंकि फ्रांस में ही क्रांति की बात की जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ उस फ्रांस में उस समय फ्रांस में राजा लुई फिलिप का शासन था। कौन से राजा का शासन था उस वक्त? 1848 में राजा लुई फिलिप, याद रखिएगा, ठीक है। अभी राजा लुई फिलिप कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लुई फिलिप शुरुआत में लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस समय के साथ उनकी सरकार केवल अमीर व्यापारियों और उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने लगी। अब यहाँ पर क्या है, जो लोग हैं, लुई फिलिप जो हैं वो राजा हैं, ठीक है। तो उस वक्त में जो लोग हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्या करे, हमारे लिए काम करे, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो सिर्फ अमीर उच्च वर्ग व्यापारियों के लिए, उनके लिए ही संरक्षण कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। सामान्य जनता को मतदान का अधिकार नहीं था। यहाँ अभी भी क्या है कि सामान्य जो जनता है उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, वो वोट नहीं दे सकती है। और फिर बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। बेरोजगारी दर जो है उस वक्त में कोई फर्क नहीं आया, राजा लुई फिलिप के होने के बावजूद भी क्या है, बेरोजगारी बढ़ती गई। आर्थिक संकट के कारण लोगों को जीवन कठिन होता जा रहा था उनका। इस समस्या से परेशान होकर फरवरी 1848 में जनता सड़कों पर उतर आई। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। आखिरकार जनता के भारी विरोध के कारण राजा फिलिप को क्या करना पड़ा, लुई फिलिप को सिंहासन छोड़ना पड़ा और उन्हें इंग्लैंड भागना पड़ा। इसके बाद फ्रांस में राजशाही समाप्त कर दूसरे गणराज्य यानी सेकेंड रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई, ठीक है। इनका भी क्या हुआ, जैसे चार्ल्स जो थे, राजा चार्ल्स, उन्होंने भी क्या करा, तो निरंकुशवाद को ज्यादा वो कर रहे थे, निरंकुश शासन व्यवस्था लाने की कोशिश में थे। और क्या हुआ फिर, वहां उनका भी क्या हुआ, बाद में उनको भी वहां से हटना पड़ा, सिंहासन छोड़ना पड़ा अपना। वैसे ही यहाँ इनके भी साथ हुआ, ठीक है। नई सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब जो नई सरकार आई उसने कौन कौन से फैसले लिए उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या करा, सभी वयस्क पुरुषों को मतदान देने का अधिकार मिला, यानी जितने भी अडल्ट हैं पुरुष, यहाँ पे एक चीज आता है पुरुष, सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। यहाँ पे जो प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस की जो फ्रीडम है, उसको क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। क्या, बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं, नेशनल वर्कशॉप शुरू की गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या बड़े लेवल पर कार्यशालाएं होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं बेरोजगारों के लिए, वो बनाने शुरू करे। हालांकि बाद में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कार्यशालाएं बंद कर दी गईं, जिससे फिर असंतोष फैला। लेकिन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलन को नई प्रेरणा दी, ठीक है। बाद में क्या है, वो वर्कशॉप्स भी बंद करनी पड़ गई और फिर लोग क्या हो गए, उनसे नाराज हो गए। चलें, तो अब समझते हैं फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, उसके बारे में जानते हैं। फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव जल्द ही जर्मन राज्यों पर भी पड़ा। उस समय जर्मनी जो है वो एक देश नहीं था। ये लगभग हमने पढ़ा, इसमें 39 देशों में था, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। इन राज्यों के राष्ट्रवादी उदारवादी नेता चाहते थे कि सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्र राज्य बना दिया गया जाए। अब यहाँ पे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो उदारवादी नेता हैं, वो लोग क्या चाह रहे हैं कि जितने भी ये जो इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 39 पार्ट्स में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, इसको क्या कर दिया जाए, जर्मनी को मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्र राज्य बना दिया जाए, ठीक है। इसी उद्देश्य से मई 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई। अब यहाँ क्या है, फ्रैंकफर्ट शहर जो है वो क्या है, जर्मनी के हिस्सा है, ठीक है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में राष्ट्रीय सभा को बुलाया गया मई 1848 में। इस सभा को ही फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, इसे ही कहा गया। इस यह संसद क्या है, सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। ये कहाँ पर ये संसद बैठाई गई थी, आपकी सेंट पॉल चर्च में, जो कि जर्मनी में है, ठीक है। इस संसद में लगभग 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने लिया, यानी इसके अंदर कितने, 800 लोग शामिल हुए। मुख्य रूप से जो इसमें शामिल थे, शिक्षक आए थे, वकील थे, ठीक है, प्रोफेसर्स भी थे आपके वहाँ पे, व्यापारी हो गए और बुद्धिजीवी लोग हो गए, ये सभी क्या हैं, उस सभा में शामिल थे। अब हमने जैसे वियना कांग्रेस का पढ़ा था, उसमें कौन कौन शामिल थे दोनों, उसके बाद हमने उद्देश्य भी देखे कि उसके उद्देश्य क्या क्या थे 1815 की वियना कांग्रेस के। तो यहाँ पर अभी जो फ्रैंकफर्ट संसद में जो ये फ्रैंकफर्ट संसद है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य था पूरी जर्मनी के लिए एक संविधान तैयार करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना और जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण करना, ठीक है। ये पहली बार था जब जर्मनी के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एक राष्ट्रीय संसद में एकत्रित हुए थे। चलो।
फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता। अब फ्रैंकफर्ट संसद जो बैठाई गई उसकी क्या असफलता रही, ठीक है, वो क्यों असफल हुआ इसके बारे में भी जानते हैं। हालांकि फ्रैंकफर्ट संसद की शुरुआत काफी उत्साह के साथ हुई थी, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संसद के पास कोई सेना या प्रशासनिक शक्ति नहीं थी, ठीक है। ये भी जो भी निर्णय लिए जाते थे उन्हें लागू कराने की वास्तविक शक्ति राज्यों के राजाओं के पास ही थी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, इसमें जो शामिल हुए हैं वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, ठीक है, वो सब हैं। लेकिन यहाँ पे जो पावर है, मेन जो पावर होती है वो किसके पास होती है, राजा के पास होती है। लेकिन इस जो संसद में थी, राजा तो था ही नहीं यहाँ पे कोई भी शामिल। तो यहाँ पर जो चीज़ है, जो कानून है, अब आम लोग हैं जैसे नॉर्मल जनता है, वो चाह रही है कि चीज़ आ जाए, कानून पारित हो जाए। तो उसके लिए मत देखा जाता है ना, मत कितने हैं। देन उसके बाद देखा जाता है पावर भी तो एक चीज़ होती है, उसमें इंपॉर्टेंट पावर भी होती है। तो अब जो ये पावर है वो राजा के पास है, राजा नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, उनको जो प्रशासनिक शक्ति होनी चाहिए थी, जो सेना की शक्ति होनी चाहिए थी, वो संसद के पास नहीं थी। जिस वजह से क्या है, ये भी एक असफलता थी उनकी। जब संविधान तैयार हो गया तब संसद ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को संयुक्त जर्मनी का सम्राट बनने का प्रस्ताव दिया। अब यहाँ पे जो जर्मनी के लिए जो संसद बैठी, देन उसमें जर्मनी के संविधान को तैयार किया गया, ठीक है। संविधान तैयार हो गया, संसद ने क्या करा, फिर प्रशा का जो राजा था, प्रशा हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या है, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे उनको क्या कर दिया, ऑफर दिया गया कि आप क्या करो, जर्मनी के सम्राट बन जाओ, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उन्होंने इस डील को क्या कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि जनता द्वारा दिया गया ताज स्वीकार करना राजशाही की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। इसके बाद अन्य शासकों ने भी संसद का विरोध किया, विरोध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे संसद कमजोर पड़ती चली गई और अंत में उसको भंग कर दिया गया। इस प्रकार क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट संसद जो थी वो असफल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो राजा थे प्रशा के, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना क्यों करा, क्योंकि अब जो ये चीज थी, जो ताज था, जो जर्मनी के वो राजा बनने का जो प्रस्ताव था, वो किसके द्वारा पेश किया जा रहा था, उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसके पास जो अथॉरिटी थी, जो अथॉरिटी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो वहां पर क्या है, ये जनता उनको ताज देने की कोशिश कर रही थी। और इनका मानना था कि जब तक राजशाही तरीके से उनको नहीं मिलता, उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध क्या है, वो विरुद्ध चला जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा इसमें मतलब स्वीकार नहीं होती है, मानती नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या है, उन्होंने वो शासन करने से वो प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया और उसको बाद में क्या है, मना कर दिया, ठीक है। और ये भी एक कारण है कि बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जितने शासक थे उन सभी ने क्या करा, संसद का विरोध कर दिया और उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। असफलता के कारण अभी हमने ऊपर पढ़े, एक बार की पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। संसद के पास क्या है, सेना और प्रशासनिक शक्ति नहीं थी, ये भी उसकी कमी थी। जर्मन शासकों ने इसका समर्थन नहीं किया था। अब जो जर्मन है उन लोगों ने, राजाओं ने तो इसका कुछ समर्थन नहीं किया था। राजा ने सम्राट बनने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, प्रशिया के राजा ने। संसद केवल विचार विमर्श तक ही सीमित रही, यानी वहां पे बस आए, लोगों ने प्लानिंग की, ये किया वो किया, देन उसके बाद लेकिन हुआ क्या, बाद में उनके पास कोई पावर तो थी नहीं, कोई अथॉरिटी तो थी नहीं, तो उसको क्या कर दिया, या बाद में बंद कर दिया गया। जनता और किसान का व्यापक समर्थन लगातार नहीं मिल सका। यहाँ पे जो जनता है, जो किसान है, उन्होंने क्या करा, लगातार उसको समर्थन नहीं दे पाए, ये भी एक कमी बताई गई, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत। जर्मनी का एकीकरण अभी हमने ऊपर जैसे पढ़ा, ये फ्रैंकफर्ट संसद का, देन उसमें और आगे क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। हालांकि फ्रैंकफर्ट संसद असफल रही, लेकिन उसने जर्मनी उसने जर्मन राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त नहीं किया। अब लोगों में ये विश्वास हो गया है कि जर्मनी का एकीकरण आवश्यक है। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी धीरे धीरे किसे दे दी गई, प्रशा को दे दी गई। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि प्रशा ने जो जिम्मेदारी ली है उसने क्या करा, किस तरीके से वो जर्मनी के एकीकरण में हेल्प करेगा, इन सब के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अब तक के जितने पार्ट्स हैं उसको प्लीज़ वॉच करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सारी अपडेट्स के लिए, चैनल के आने वाले सभी पार्ट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।